बसे हुए थे आदर्श के रूप में जी। विद्यापति। हुँ, और कविता का मैं यही रूप समझता था कि जो लोगों तक पहुँचे और लोगों के द्वारा उपयुक्त हो। हुँ, तो जब 10 साल का था मैं आ गया था बनारस। बनारस में दूसरे रोल मॉडल मुझे मिले तुलसीदास, हुँ, गोस्वामी तुलसीदास। ये जो हमारे सामने आए तो छोटा-छोटा पद जो लिखना शुरू किया था हुँ, छात्रावस्था में, हुँ, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं था। हुँ, अ, कोई लिखा भी था तो चूँकि वातावरण उस अनुरूप नहीं था। पहली बार जब बीए में पढ़ने लगा 1964-65 की बात है, जी। 65 की। हुँ, तो जब बीए में पढ़ने लगा तब मुझे कुछ जेब खर्च की आवश्यकता पड़ी और उस समय आज अखबार जो बनारस का अच्छा। बहुत प्रसिद्ध हाँ, अखबार हाँ, था। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो प्रकाशित करता था लेख या गीत या कविता या कहानी, हुँ, उसका पारिश्रमिक वो 2-3 दिन के अंदर मनी ऑर्डर से भिजवा देता था। हुँ, तो मुझे उससे बहुत राहत मिली। जी। मैं लिखता था, तो लेख में लिखता था, कहानी लिखता था, उसके साथ गीत भी लिखता था। कविता का मतलब मेरे लिए गीत ही रहा। हुँ, उसके अलावा मैं ये जो लंगड़ गद्य है उसको मैं कविता मानता ही नहीं हूँ। ये सब चाहे जो भी खबर दलाली करे, गाल बजा ले, हुँ, कविता जो जो जनता द्वारा उपयुक्त न हो। हुँ, अब बताइए जैसे कि अभी पहलगाम वाली जो घटना हुई, जी। लोगों ने या जैसे भी हुआ, लोगों ने आप अपना जो व्यक्त किया वो कविता के माध्यम से, छांदस कविता के माध्यम से। हुँ, ये जो लिखते हैं गद्य संवाद, जी। उससे कहीं न तो आप उत्साह दे सकते हैं, न हुँ, उल्लास दे सकते हैं, न जीवन का कोई रंग दे सकते हैं। हुँ, तो मेरा जो है लिखना पढ़ना वहीं से शुरू हुआ, लेकिन मंच पर मैं नहीं जाता था। हुँ, मेरा जो था वो, बल्कि कहिए कि हिंदी से मेरे बहुत ज़्यादा लगाव भी उसमें तक नहीं हो पाई थी। हुँ, बीए में जो मेरा विषय था, बीए ऑनर्स में, हुँ, वो इंग्लिश संस्कृत फिलॉसफी थी। एमए किया था अंग्रेजी में हुँ, और लिखता था मैं हिंदी में। हिंदी में। तो लिखता तो था मैं, लेकिन जब एमए हो गया हुँ, और उसके बाद लगा कि अब क्या करें, अब क्या हो? हुँ, तो अब नौकरी भी जब मिलेगी तब तब उसी समय एक मंच पर मैं गया और मेरा पहला गीत जो है बरसात का, अच्छा। वो मैंने सुनाया था, नाच गुजरिया नाच, हुँ, कि आई कजरारी बरसातरी, हुँ, सतरंगे सपनों में झूली आज अनहरिया रात। वाह! तो लोग अचानक, क्योंकि कभी मैं मंच पर था नहीं, उनका कि कहाँ थे। और 6 महीने के अंदर मैं काफ़ी बनारस और आसपास के जगहों पर मैं हाँ, लोकप्रिय हो गया था। हाँ, और यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई हुँ, कविता की। हुँ, बढ़ता गया, मैं मुझसे मेरी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा। हुँ, पहला जो है वो गीत जी, धर्मिक में छपा था, जब जाल फेंकने मचेरे, जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई, हुँ, उसकी पहल हुई। लोग यानी यहाँ तक कि बीबीसी के जो थे उस समय, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, हुँ, ढाका में रिपोर्ट कर 1971 की घटना हुँ, याद हुँ, होगा हुँ, जिनको, पाकिस्तान के। हुँ, तो ढाका की रिपोर्टिंग करने के लिए वो आए थे और हुँ, ढाका से इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए बनारस आए थे। ये बहुत। आकर्षण हाँ, होता है, गीत में हुँ, ये आकर्षण है। वंदे मातरम सुना हुँ, करके हजारों लोगों ने, हजारों आप ने जो है वो स्वतंत्रता की बलि दे दी थी अपनी। हुँ, गीत में है ये क्षमता, ये आपको, ये जो मुक्त छंद वाले जो हैं, छंद मुक्त, उसमें कहीं कुछ नहीं है। हुँ, ये बकवास की चीज़ है, ये विलासिता है, शब्द जी, विलासिता। जी, ये ही इस तरह से जो हुँ, चला। और फिर देखते देखते मुझे जो भी नौकरी मिली, हुँ, मैंने अपने से नहीं की, हुँ, अपने से नहीं मांगी, मुझे दिया गया। वाह!
हाँ, और मैंने की और ठाठ से की। पहले जो है 10 वर्ष तक मैं आज अखबार में रहा। पहले साहित्य संपादक, फिर समाचार संपादक होकर के, फिर वहाँ से गया यूको बैंक में राजभाषा अधिकारी होकर के मुख्यालय। सब जगह मैं मुख्यालय में ही रहा। यूको बैंक में रहा, कलकत्ता में हेड ऑफिस है उसका, वहाँ 3 साल रहा। फिर उसके बाद मैं एक उससे भी बड़ा ऑफर मिला हिंदुस्तान कॉपर से। वो भी भारत सरकार की कंपनी है, ताम्र उत्पादक कंपनी। जी। उसने कहा कि आपको जो वहाँ पर पद है उससे हम ऊंचे पद पर हम आपको बुलाते हैं। फिर मैं वहाँ चला गया, वहाँ ज़्यादा दिनों तक रहा, 14 साल। अच्छा। और वहीं से यहाँ आया था बनारस, ये देहरादून ओएनजीसी की कब सम्मेलन में। और ओएनजीसी के अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने पकड़ लिया कि नहीं, आप हमारे यहाँ आइए। आना नहीं चाहता था क्योंकि कलकत्ता का जीवन एक अलग जीवन था। उस समय बनारस, यहाँ देहरादून जो है वो बनवास की तरह से ही था। कोई गतिविधि नहीं थी, कोई 98 की बात आप सोचिए। फिर मैं जब लोगों ने कहा कि नहीं यार इतनी बड़ी कंपनी आपको बुला रही है, पीछे पड़ गए, आपको जाना चाहिए, आया। और मैंने बहुत सही निर्णय किया क्योंकि ओएनजीसी है। जी। आज जैसे कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चिकित्सा की। चिकित्सा का सारा व्यय ओएनजीसी में वहन करता है। दूसरी गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा नहीं है। आपको 80% वो देंगे तो 20% आपको देना होगा, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ आप सीधे जाइए, बिल पर हस्ताक्षर करके चले जाइए। तो मुझे अच्छा लगा। और कविता के कारण ही सारी नौकरी मैंने की। कविता के कारण देश विदेश गया, विदेशों में भी गया। तो जो लोगों को तक मैं पहुंचा, उससे पहले मेरी कविता पहुंच गई थी। लोगों ने फरमाइश जब करना शुरू किया कि ये आपकी सुन रही, मैं चकित होता था, कितना मैं भाग्यशाली, मेरी कविता मुझसे पहले पहुंची हुई। ये रहा मेरा जीवन का, कविता ने ही मुझे बनाया, मैं क्या कविता को बनाऊंगा। और कविता की समाज में क्या भूमिका हो सकती है, समाज सुधार देखिए, में? क्या आप मानते हैं कि समाज में सुधार हो सकता है, कविता करती है? कविता देखिए एक समाज सुधारक रूप होता है, वो कविता नहीं है। कविता को कहा गया है कि जैसे कि वधू है, जी। वधू जो बात कहेगी अपने पति को, जी। तो पति काट नहीं सकता। एक पिता का है उपदेश और एक है वधू का आग्रह, दोनों में बहुत फर्क है। तो कविता जो है उसी तरह से वधू के आग्रह के रूप में आप तक पहुंचती है और आपको बाध्य कर देती है उसकी बात सुनने के लिए, आपकी बात सुनने ही नहीं, आपको मानने के लिए। कविता में जो सबसे बड़ी बात है कि एक तो हमारी जो परंपरा है उसको सजे हुए है, भाषा है उसको सजे हुए, हमारी शब्दावली है उसको सजे हुए, और सबसे बड़ी बात ये कि वो हमारी संवेदनशीलता को संरक्षित करती है। संवेदनशीलता से ही हम मनुष्य हैं, बिल्कुल। नहीं तो राक्षस है। तो जहाँ जैसे जैसे आप देखिए कि कविता से समाज दूर होता जा रहा है, जो समाज वो मनुष्यता से दूर होता जा रहा है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, मशीन हो गया है। और मशीन होने का भोग जो है वो भोग रहा है। आज जब देखते हैं कि परिवार परिवार नहीं है, तो उसका मूल कारण यही है कि परिवार कविता से दूर हो गया है। कविता में न तो रामचरितमानस है, न वाल्मीकि है, न व्यास है, न कोई है, न सूर है, न तुलसी है। कहाँ रहेगी परिवार, कहाँ से रहेगा? चेतना तो साहित्य देता है। हमारा सौभाग्य है हमारे देश का कि जब सारे पूरी दुनिया जंगल थी, लोग जंगली थे, नंगे थे,
उस समय हमारे ऋषि मुनियों में जो सबसे आदृत थे महर्षि वाल्मीकि, हुँ, उन्होंने रामायण के माध्यम से हुँ, समाज का एक आदर्श स्थापित किया कि तुमको ऐसे बनना है, तुम्हारा आदर्श ये है। हुँ, और उसी चीज को, उस राम कथा को पूरी दुनिया ने लिया। हुँ, कहीं भी आदर्श की बात होती है तो राम का आदर्श लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। हुँ, और उस इतिहास को, वो इतिहास है, हुँ, वाल्मीकि रामायण जो है वो इतिहास है। हुँ, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो साहित्य है, हुँ, इसलिए कि उसको गोस्वामी जी को अपने देश काल के अनुरूप आदर्श स्थापित करना था। हुँ, राम का इतिहास नहीं लिखना था। हुँ, राम को ये के रूप में, इस रूप में स्थापित करना था कि तुम्हारे जो तुम जो सम्राट बनते हो, तुम्हारे सम्राट के सम्राट का सम्राट हमारा राम है, और जो जंगल में घूम करके और राक्षसों का वध करता है और ऋषि मुनियों का पालन करता है। हुँ, तो ये जो क्षमता है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श हैं, जो एक बार कहने पर, पिता के कहने पर, जिनका राज्याभिषेक हो रहा था, वो वन के लिए तैयार हो गए, कोई दिक्कत हुँ, नहीं। ये जो है, जो भाई है, दूसरा भाई है भरत, हुँ, वो जहाँ पर जिस दौर में रामचरितमानस लिखा गया, हुँ, उससे कुछ पहले से ही दौर ये हुआ कि लोगों ने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बाप को मारा, भाई को मारा, और वहाँ पर भरत जैसा आदर्श भाई हुँ, जो कहते नहीं, हम राज नहीं कर सकते, हुँ, खड़ाऊ को, भाई के खड़ाऊ को रख करके, और एक साधु के वेश में उसने पूरा राज्य किया 14 साल। हुँ, तो ये हमारा आदर्श। तो हमारा जो साहित्य है, केवल संवेदनशीलता ही नहीं, जीवन के आदर्श को, जीवन के मूल्य को भी हमारे समाज से रखता है। अगर आप उससे दूर होंगे हुँ, तो आप मनुष्यता से नहीं। हुँ। आज की कविता और पुरानी जो लेखन था उसमें कितना अंतर आ गया है या आप क्या अंतर मानते हैं कि क्या एक है? सबसे बड़ा अंतर जो आया है कि हम लोगों तक, हुँ, हम लोगों का बचपन तक जो बात, हम लोगों की निर्माण काल तक जी, कविता का ये इस तरह से चिनिया बादाम नहीं हुआ था जो सोशल मीडिया ने कर दिया है। हुँ, इस समय जो कुछ भी जो लिख रहा है, कह रहा है कविता है, आपको मानना होगा कविता। और अगर वो धन संपन्न है या अधिकारी है, हुँ, उसकी बात तो आपको माननी पड़ेगी हुँ, कि वो जो लिख रहा है वो कविता है। हुँ, ये पहले नहीं था। तो कसौटी पर जो उतरता था वही कवि माना जाता था, और वो कसौटी बहुत कड़ी थी। हुँ, संपादक जो होता था वो आपकी कविता को कसौटी पर उतारता था, तब जाके पत्रिका में छापता था। जी, और जब पत्रिका में छापता था तब आपकी कविता कविता होती थी, जी, 10 लोग उसको पढ़ते थे उसको। जी, इस समय सोशल मीडिया ने उसको एक बाढ़ की तरह से आई हुँ, और सबको समाप्त कर दिया। हुँ, अब ये है कि सीधे आप जो भी नित्य क्रिया करते हैं हुँ, उसको सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, आपके जो खैरखा 2-4 लोग होंगे उसको लाइक कर देंगे, बस आपके दिमाग में ये भ्रम हो जाए कि आप भी कविता लिखते हुँ, हुँ, हैं। ये सबसे बड़ा जो संकट हमारे सामने आया है, जी, और जो आने वाले दिनों में संकट आएगा, हुँ, वो होगा कि सही कविता और जो इस तरह के जो फेनिल कविता है, हुँ, फेन ही फेन है, हुँ, इसमें है कुछ नहीं। तो वास्तविक कविता और फेनिल कविता में जो लोग अंतर करना भूल जाएंगे, हुँ, तो कविता की समझ उनकी खत्म हो जाएगी, और कविता लिखना लोगों के मन में जो उत्साह है या हुँ, त्याग की भावना वो समाप्त हो जाएगी।
तो सही मूल्यांकन नहीं होगा तो कौन लिखेगा, किस लिए लिखेगा? जी। ये सबसे बड़ा आज का संकट है कि लोग जो कुछ भी, मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ पर अपने हिंदी का जो हिंदी जगत है, हिंदी भाषी जगत, उसमें अगर 80 करोड़ लोग हैं और उसमें से 50 करोड़ लोग साधन संपन्न हैं इंटरनेट वगैरह से सबसे, तो 70 करोड़ 50 करोड़ में 49 करोड़ कवि, वो जो भी लिखते हैं कहीं कहीं कविता है, जबकि उसमें 49 भी कवि निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये संकट जो है इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि जो कोई लिख देता है उसको आप कविता मान करके वाह 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 क्या बात आपने लिख दी, इसको रोकना पड़ेगा इस चीज़ लोग। जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि श्रोता यही सुनना चाहते हैं। नहीं, मंचों पे कहा जाता है कि ये मंची जितने भी कवि हैं बहुत ज़्यादातर। पुराना फॉर्मूला है कि हाँ। फिल्म प्रोड्यूसर हाँ, जैसे भी, जैसे फ़िल्म वाले फिल्म कहते हैं वैसे प्रोड्यूसर ही ने आज से वैसे ही 50-60 कवि साल लोग भी कहने पहले लगे। जी। कहते हैं कि गंदगी हुँ, डाल करके हुँ, और कहीं कि दर्शक यही देखना हुँ, चाहते हैं। ये नहीं, आपका ये उद्देश्य नहीं है। जी, आपका काम है, आपकी भूमिका है उनको सही दिशा देना। जी, आप जो सोचते हैं कि उनके लिए ये पथ्य है, वो पथ्य आप दें। हुँ, वो अपना कचरा खाएं, वो आपसे कोई मतलब नहीं, हुँ, लेकिन आप जो है उसको कचरा नहीं देंगे, जी, आप पथ्य देंगे, हुँ, आप फल देंगे हुँ, कि फल खाओ, हुँ, तुम्हारे लिए ये लाभदायक है। हुँ, तो ये जो तर्क है हुँ, बहुत गलत है। हुँ, आप जानते कितना है समाज को? क्या आप कहेंगे कि समाज यही चाहता है? हुँ, और समाज अगर यही चाहता है तो फिर आपकी भूमिका क्या है? फिर क्या भूमिका रही? बिल्कुल। जी, तो अब देखिए कि इस समय जो मंचों पर आप देखेंगे, जी, तो मुझे तो लगता है कि मंच में 1000 में एक कोई मंच होगा जिस पर कि सही कवि सही कविता पढ़ता हो। जी, सारे चुटकुले, सारे लतीफ़े, जी, सारी पंक्तियाँ, सारी हुँ, राजनीतिक कचरा, तो जी, सब आपको मंच पर मिल जाएगा करने के लिए। कब सम्मेलन? वो हुँ, कब सम्मेलन है? हुँ, वंदनों का सम्मेलन है। हुँ, तो ये चीज़ें जो आई हैं, जी, उसको देख कर के हम लोग का अगर अगर ये दौर में हम लोग आए होते, जी, तो नहीं लिख पाते कविता। साहित्यिक समझ ही नहीं उत्पन्न हो पाती। हुँ, और फिर क्यों करें? जी, हुँ, क्योंकि जब जब हम समझ रहे हैं कि हमारी जो हम जिसको हम कविता समझ रहे हैं, वो कविता मंच के लिए है ही नहीं। हुँ, उसको मंच में तो कचरा भरा हुआ है, हुँ, तो हम क्या करेंगे? हुँ, आप जो कचरा पेटी है जी, उसमें रसगुल्ला तो नहीं रखेंगे। जी, जी, बिल्कुल सही। हुँ, हुँ, तो यही होगा कि आप रसगुल्ला लेके अपने अलग में हाथ में रहिए हुँ, और खाइए भी खिलाइए भी जो खाने लायक हो। हुँ, ये समस्या है बहुत बड़ी हुँ, कि इस समय जैसे कि बाढ़ आती है, हुँ, एक तो जो बहुत गलत काम किया, बहुत गैर जिम्मेवारी काम किया हिंदी अध्यापकों ने। मैं सबसे ज़्यादा हिंदी के दुश्मन समझता हूँ हिंदी के अध्यापक, हुँ, जिनका काम था, देखिए इससे पहले ये जो कौन बात सब आया, हुँ, उससे पहले भी हिंदी के गुरु होते थे, आचार्य होते थे। हुँ, उन्होंने जो परंपरा से जो आई हुई हिंदी की कविता है, उसका रस लेना सिखाया छात्रों को। आज मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि ये हिंदी के प्रोफेसर उसमें वितृष्णा पैदा करते हैं। हुँ, ये छंद मुक्त कविता कर करके, और उसकी समझ में नहीं है। बिहारी के एक दोहे का वो अर्थ नहीं बता सकते। हुँ, गाल बजा लेंगे दुनिया भर का कि ये सार्त्र ने ये कहा और इलियट ने ये कहा। ये हुँ, तुम्हारा हिंदी का है, हुँ, तुम्हारा अध्ययन यही है हिंदी का, हुँ, बकवास क्यों करते हो?
तो बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं लोग? तो सबसे ज़्यादा हिंदी कविता का नुकसान हिंदी के जो शैक्षिक जगत के जो आचार्य लोग हैं उन्होंने किया। और मैं इसीलिए बहुत बराबर कुछ न कुछ इस तरह के लिखता भी हूँ। आज भी मैंने फेसबुक पर ये डाला है एक दोहा, उसमें वही है, सारा कुछ वही प्रोफेसर हो गया है। उसी की कविता जो है, अपनी कविता को खुद पाठ्यक्रम में रखवा रहे, इससे बढ़कर के बेहयाई क्या हो सकती है? किसी बिल्कुल। दूसरे भाषा में ऐसा नहीं हो सकता। इस हम्म। बेहयाई के लिए मैं बहुत नाराज़ हूँ हिंदी हम्म। प्रोफेसरों से कि वो जिनका उनका काम था बच्चों को हम्म। हिंदी कविता का रस वो नहीं है। हम्म। हम लोगों के बचपन तक वो बच्चे हम्म। जो कि वो रस लेकर के क्लास से आते थे, वो जब सामने श्रोता बन कर के बैठते थे जी। तो वो कविता को समझते थे, वो दाद देते थे, हम्म। इसलिए उनके बीच कविता सुनाने का मन करता था। हम्म। जब वो ख़त्म हो गई परंपरा, हम्म। बच्चे को पता ही नहीं कि कविता क्या है, हम्म। तो काका हाथरसी में हम्म। और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के गीत में क्या अंतर है, कैसे समझेंगे? जी बिल्कुल। तो वो तो काका हाथरसी को बड़ा कवि समझे, उससे भी हम्म। छोड़ी। अभी हुआ है एक हिंदी का कोई तथाकथित हास्य कवि मरा, वो पद्मश्री था, दुबे जी। जो भी हो। अब वो जो था उसकी कविता कहीं नहीं है। हम्म। ये केवल ये है कि वो मध्य प्रदेश में पूरा संयोजक था, सैकड़ों सम्मेलनों का संयोजक था। हम्म। तो सारे जो मंच के से जो कवि सब जुड़े हुए हैं वही सब उसके जय जयकार कर रहे हैं। हम्म। लेकिन कोई बताए कि हमको कि उसकी 10 पंक्तियाँ ये जो हैं हिंदी साहित्य में हिंदी कविता को बिल्कुल बनाने बिल्कुल वाली सही। है, तो हम्म। माने हम्म। ये हम्म। नहीं है। हम्म। तो बात यहाँ है कि जो शैक्षणिक जगत में हम्म। जो अराजकता फैली है, हम्म। उसने हिंदी कविता का बड़ा नुकसान किया है। बिल्कुल। जैसे कि बच्चों को जी। आप, मैं तो कलकत्ता में रहा हूँ, हम्म। बच्चे हिंदी इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हम्म। कि उनको आगे और कौन मुक्तिबोध की कविता दे देते हैं, उनके बस उनके पल्ले ही नहीं पल्ले पड़ती। ही नहीं पड़ती। पल्ले उनके क्या पड़ेगा, हम्म। उनके गुरुओं के पल्ले नहीं पड़ती, हम्म। तो वो है ही नहीं उस लायक। और दूसरी बात है, कविता जो है पहेली नहीं है। हम्म। कविता में तो पहले तो रस होना चाहिए। हम्म। तो आप जो है उसका आनंद लेना सीखें। जी। अगर कविता आनंद नहीं देती है हम्म। तो फिर वो कविता पहली पहली पहचान ही उससे खत्म हो जाएगी। जी। जैसे ये थे कबीर सूर थे, आज भी हम उनको सब याद हैं, करते सब हैं, हैं, सब हैं। लेकिन उनके बनिस्बत आज कोई वो नहीं कर पाता, नहीं, उस तरह के गीत नहीं लिख पाता है, उस तरह के आज दोहे नहीं आ बताइए पा कि रहे हैं। 60 साल से ये नई कविता के नाम पर जो लिखा जा जी। रहा है, जी। उसमें से एक पंक्ति सुनाइए कि किसी कवि का, हम्म। एक पूरी कविता सुना दीजिए, हम्म। कुछ मान लें। हम्म। नहीं है। हम्म। मैं आपकी बात नहीं कर, मैं सामान्य जनता की बात करूँ। कोई रिक्शा वाला है, कोई जी। रिक्शा वाला है, तो वो जो कहता है कि ये जन कवि है, तो हम्म। जन कवि है तो जन कवि तो जनता तक तो तुम पहुँचे ही नहीं, अपने हम्म। मन से जन कवि बन गए, हम्म। हम्म। तो नहीं होना चाहिए। हम्म। तो जनगीत का कोई असर इस तरह नहीं पड़ता है, जैसे आंदोलन में तो होता है हाँ उसका वो असर, जनगीत तो लेकिन उसमें साहित्यिक मूल्य नहीं होता। साहित्यिक मूल्य नहीं होता। वो जागरण के लिए ठीक है, जन लेकिन जागरण के लिए सही हाँ है, जागरण के लिए ठीक है, वो लेकिन कुछ बात साहित्य है। की दृष्टि से नुक्कड़ नाटक उचित नहीं है। बहुत लिखे गए, उन नुक्कड़ नाटक नाटकों का पर। कोई वैल्यू नहीं है बाद में, हम्म। साहित्यिक वैल्यू नहीं है, साहित्यिक लेकिन वैल्यू नहीं उसका है। ऐतिहासिक मूल्य है। हम्म। 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 तो इसलिए जो कविता का जो रूप है हम्म। हिंदी कविता का, हम्म। देखिए इस तुलना में बहुत थोड़ा पिछड़ा हुआ था उर्दू कविता का रूप, हम्म। लेकिन वो अपनी परंपरा को पकड़े हुए आगे बढ़ गए। जी। हिंदी कविता डूब गई है, हिंदी कविता आज मृत प्राय है। जी। अगर ये नए नवगीतकार और गज़ल के जो हिंदी के जो नए गज़लकार जो है वो नहीं आए होते, तो लोग तो केवल उर्दू शायरी को जानते, जी। यही कि हिंदी कविता है। हम्म।
है कि नहीं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, आप भी बेशक। देखिए इस समय हुँ। बेस्ट सेलर में हिंदी का कवि को दिया जाता है तो बशीर बद्र, अरे भाई बशीर बद्र कहाँ से हिंदी हाँ, का कवि हो कहाँ गया? से हिंदी का हो गया वो, हाँ, तो उर्दू वसीम, अरे परंपरा के हैं बरेलवी वो कहाँ तो। से हिंदी का कवि है? हुँ, हुँ, उसका कारण क्या है हुँ, कि ये सारे जो है हत्यारे हैं, ये हिंदी के प्रोफेसर। हुँ, बहुत कड़े शब्द में कहना था, हिंदी का कविता के हत्यारे हैं। हुँ। मतलब हिंदी कविताओं का नुकसान इन्हीं लोगों के इन्हीं से कारण हुआ, हुआ। इन्होंने नहीं किया। हुँ, आपने उसका वातावरण नहीं बनने दिया, वातावरण नहीं बनने बनने दिया नहीं गया। दिया। और देखिए हुँ, कि हुँ, ठीक है, तुम अगर समझते हो कि नहीं ये अभी कवि हैं, जी, मुक्तिबोध भी कवि है, वैचारिक कवि, हुँ, तो लेकिन इससे इसका मतलब ये कहाँ हुआ कि शंभुनाथ सिंह और वीरेंद्र मिश्र और जैसे गीतकार हैं वो को तुम काट दो? हुँ, भाई कौवे को तुम मानते हो कि ये प्राणी है, पक्षी है, हुँ, इसका मतलब मयूर को क्यों तुम जो है मार डालोगे? हुँ, मयूर की हत्या क्यों करोगे कौवे को बचाने के लिए? हुँ, यही हो बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, छंद मुक्त कविता को बचाने के लिए ये जो वास्तविक कविता है, हुँ, उसे जो मारा जा रहा पारंपरिक कविता है, परंपरा से आई हुई जो है। हुँ, कविता है, आज की बात कर रही है, उसको जी, खत्म कर दिया। उसको ख़त्म कर दिया जा कहीं रहा आप पाठ्यक्रम में नहीं देखेंगे। है। जी, ये बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत बढ़िया मुझे लगा कि आपने इस चीज़ को उठाया और हुँ, मेरे मन में बहुत दर्द है, जी, दर्द गढ़वाली है, क्या बात है, क्या बात है। और दर्द ज भारतीय है। जी, जी, जी। तो इसको ज़रा-सा बहुत और ये अच्छा जो लगा। पुरस्कारों की एक परंपरा पे भी मैं आपको पूछना चाहता था कि क्या आपको लगता है कि पुरस्कार माँगे जाने चाहिए और फिर नहीं, इस तरह से दिए नहीं, जाने चाहिए, अपमान है। आवेदन करे ये कोई और फिर अपमान है, बिल्कुल अपमान है। वैसे भी जी, देखिए पुरस्कार अ, इस तरह से नहीं बाँटना चाहिए, जी, ना इस तरह से सम्मान बाँटना चाहिए। जी, आप चाहते क्या हैं पुरस्कार जी, से? एक बात मैं बता रहा हूँ, 50,000 का कोई पुरस्कार आप देखिए, जी, एक मंत्री के चाय पार्टी पर 1 लाख रुपया खर्च होता है। बिल्कुल। उससे भी गया गुजरा किसी का कवि का जीवन है। हुँ, बेशक। आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? हुँ, अगर आप समझते कि नहीं वो कवि है और हमारा दायित्व है उसका संरक्षण करना, हुँ, उसको प्रोत्साहित करना, जी, तो आप उस लायक का बात सोचिए ना। हुँ, मैंने एक प्रस्ताव दिया था ONGC हालांकि वो नहीं मटेरियलाइज हो पाया। मैंने ये कहा था कि आप 51 लाख का पुरस्कार दो हुँ, और 1 पैसा न दो कवि को। हुँ, उस 51 लाख को बैंक में जमा करो और उसकी राशि उसको बिल्कुल, प्रतिमास मिला करे, बिल्कुल, जिससे उसके बिल्कुल, बिल्कुल। परिवार का पोषण हो। हुँ, क्या नाटक है ये सब? चाहे बिरला हो या टाटा हो, जो भी पुरस्कार देते हैं, हुँ, ये ज्ञानपीठ है, क्या है पुरस्कार? हुँ, 11 लाख क्या हुआ? हुँ, एक आदमी के परिवार के लिए 11 लाख 1 साल का भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। तो आप उसी में आप माने हुँ, ऐसे अड़ के चल रहे हैं जैसे कि आपने पूरा हिंदी साहित्य का भविष्य ही बना भविष्य दिया, में भारतीय साहित्य का भविष्य बना ना, जी, गलत। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। ये मेरी जो है सोच हुँ, वो ये है हुँ, कि जो सरकार देना चाहे तो हुँ, सरकार इस तरह से दे, उसको दे 51 लाख, उसको दे 41 लाख, उसको हुँ, दे 21 लाख हुँ, पुरस्कार दे, उसके नाम से पुरस्कार दे। हुँ, और उसके बाद वो पैसा उसको न दिया जाए, हुँ, पैसा उसके नाम से जमा होगा और वो राशि जो है उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, हुँ, वो प्रतिमास उसके परिवार को मिलेगा। अगर 40,000 50,000 रुपया मिलता है किसी कवि के परिवार को तो अच्छी तरह से चल सकता है, वो शान के साथ रह सकता है, हुँ, इज्जत के साथ रह सकता हुँ, है। आप नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हुँ, भिखमंगा बना रहे। हुँ, 1 लाख रुपया का उस समय पुरस्कार था, ज्ञानपीठ ने दिया था ये इनको फिराक साहब को। हुँ, फिराक साहब से पूछा क्या करेंगे, कि शराब पी कर खत्म कर दिया। हुँ, क्या होना है इससे? हुँ, तो इसलिए आप पुरस्कार को पुरस्कार के रूप में लेते हैं। और ये तो सचमुच सरासर अपमान है कि किसी को कहे कि हम तुमको सम्मानित करेंगे
इसके लिए तुम हमको अप्लाई करो। तुम कौन होते हो भाई? हाँ। तुम हम्म। कौन होते हो? तुम हम्म। कौन अथॉरिटी हो? हम्म। न तुम वाल्मीकि हो, न तुम कालिदास हो, न तुम तुलसीदास हो, न हम्म। तुम जयशंकर प्रसाद हो। हम्म। काहे के लिए तुमको अप्लाई करेगा? हम्म। तुम कविता की तुम्हारी समझ क्या है? हम्म। तुम्हारी अगर कविता की समझ होती तो ये मांगते नहीं, हम्म। आवेदन करने के लिए आप निर्देश नहीं देते। बिल्कुल। सख्त खिलाफ मैं हूँ इसके। हम्म। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई अगर वस्तुतः वो साहित्यकार है, हम्म। उसके भीतर अगर खुददारी है, हम्म। तो वो कभी भी अपने से पुरस्कार के लिए अप्लाई नहीं आवेदन नहीं करेगा। करेगा, बल्कि इसका तो ये होना चाहिए कि ये एक टीम बना दी जाए और वो चयन करे, आपका काम कर, वो जैसे चयन ये करे या साहित्यकार जैसे भी वगैरह भी करे। करते हैं ना, हम्म। वो चयन करने आपका ये भी हम्म। देखिए। ये जो मैंने बताया हम्म। चाहे के बिरला फाउंडेशन हो या ज्ञान हम्म। पीठ हो, ये सभी मांगता नहीं है, मुझे हम्म। जहाँ तक याद है। हम्म। वो आप अपनी टीम उनकी है, हम्म। और उनको वो कहते हैं कि आप तैयार करिए, लिस्ट भेजिए, फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते 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 फिर उसके बाद जो है अंत में 4 5 7 जो बच जाते हैं उन पर एक जूरी निर्णायक मंडल तय कर देता है। तो हम्म। यही होना भी चाहिए। हम्म। आप में अगर समझ नहीं है, आप में दृष्टि नहीं है, तो क्यों आप इस जाइए तो शराब पीते रहिए बार में बैठ करके। हम्म। पुरस्कार देने के लिए किसने कहा आपको? हम्म। तो आप महान भी बनना चाहते हैं और नीचता भी दिखाएंगे। हम्म। हम्म। तो हम्म। ये लोग महान नीच है। पहले तो ये है कि पुरस्कार देने की परंपरा हुई कहाँ से शुरू हुई है, किस तरह का, कबीर को किससे पुरस्कार दिया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक नई बात बता रहा हूँ। जी। पूरे मानव सभ्यता में हम्म। सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया गया है उसकी कहानी में बताता हूँ। पूरी मानव सभ्यता में और उससे बड़ा पुरस्कार हो भी नहीं सकता। हम्म। ये है वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा नहीं, रचा। रचा। क्योंकि लिखने का उस समय था ही नहीं कुछ। रचा तो वो स्मृति में था, 24,000 श्लोक। तो अब अपने उसको कैसे आगे बढ़ाएं? तो उनके आश्रम में ही 2 युवक मिल गए, लव और कुश, राम के पुत्र। तो ये सब मेधावी बच्चे हैं, इनको सिखाते हैं। तो उनको वो पूरी रामायण उनको सिखा दी, वो याद हो गया। बच्चे थे, किशोर वय के थे। वहाँ पर आश्रम है तो ऋषि मुनि का आगमन होता रहता था। तो उनकी सभा हुई, उसमें थोड़ा सा विचार विमर्श के बाद ये सब जो धर्म अधर्म इस सब का जो समर्थन है, उसके बाद थोड़ा सा अलग हट करके भी कुछ किया जाए, मनोरंजन किया जाए। तो दोनों बच्चे बालकों को खड़ा कर दिया जाता, सुनाओ। तो थोड़ा सा अंश किसी को सुनाता था। अच्छा, तो उनके मन में कभी करुणा थी नहीं ऋषि मुनियों की, उस आनंद की अनुभूति उनको होती थी। तो ये जो राम की करुणा को उसमें तो आंसू बहने लगते थे। ये अद्भुत कथा है। एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ ऋषि मुनि, समझे कि जितने भी थे वो सब हजारों में, और वो बहुत बड़ा संगम भी था। तो उसमें वह कि पूरा रामायण बच्चों ने सुनाया 3 दिनों तक। अब ये सुनने से जो मैंने लोग जो ऋषि मुनि थे उनको एक ऐसी अनुभूति हुई कि जिसकी उनको कभी परिकल्पना नहीं थी उनके मन में। तो अब वो प्रभावित होकर के इस बच्चे को कुछ दिया जाए, ठीक है। और ऋषियों के पास रहता क्या था? किसी के पास चीर था ओढ़ने का, जाड़े में ओढ़ने के लिए चीर था, चीर लेके दे दिया। किसी के पास
कुल्हाड़ी थी लकड़ी काटने की, वो दे दी। परशु जिसको कहते हैं, परशु दे दिया। किसी के पास जो ये मूंज की होती है, मृग चर्म, मृग चर्म और मृगछाला, ये था, वो दे दिया। कि किसी के पास कमंडलू था, वो दे दिया। यही सब तो थे उनके पास, दे दिए। ये बात हो गई खत्म। मैंने उसके बाद ये सवाल उठाया कि क्या आज तक इससे बढ़कर के किसी ने पुरस्कार दिया है? उनके पास तो एक ही कमंडलू था, दे दिया। धन के रूप में उनका एक कमंडलू था, एक चीर था, एक रस्सी थी संविधा बांधने वाली, वो दे दी। तो उसने तो सर्वस्व दे दिया। आप क्या देते हैं? नोबेल प्राइज करने वाले अरबपति है, और वो 2-4 करोड़ रुपया, अरबपति का खरबपति, शराब की उसकी फैक्ट्री है। खरबपति होकर के तुमने अगर उस समय लाख में था, अब करोड़ में हो गया होगा, और 1 करोड़ 2 करोड़ का तुमने पुरस्कार दे दिया, उस पुरस्कार सामने तो कुछ नहीं है। बिरला आज खरबपति है, आज वो अगर 15 लाख का पुरस्कार देता है तो क्या है उसके सामने? पूरी संपत्ति कितनी दे दी उसने। वही आपको और भी सबको देख लीजिएगा, राज्य सरकारें तो और भी चौपट है। तो मैं ये समझता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि इस पुरस्कार से बढ़कर के न पुरस्कार कभी दिया गया और न कभी दिया जाएगा। तो पुरस्कार तो ये हुआ, पहला पुरस्कार और अंतिम पुरस्कार। अच्छा, जैसे आजकल जो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, ऐसे ही कविता भी साहित्य से ही जुड़ी हुई, तो उसे भी दर्पण कहा जाए। लेकिन आजकल जो है ना, गुटीय बंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, गुटबंदी ज़्यादा हो गई है। अगर कोई अगर कविता कह रहा, तो उसके विपरीत कविताएं दूसरी आने लगती हैं। जैसे आपने अगर नेहा राठौड़ और वो दूसरी कवित्री अगर वो थी, कवित्री है ही नहीं ना, इन सब तो बेकार पटाखे हैं सब, हम्म, राजनीतिक। हम्म, इन सब को कविता में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब राजनीतिक पटाखे हैं, आज हैं कल नहीं है, पर और उनमें दम कहाँ है? हम तो जिस कविता की चर्चा कर रहे जी, हैं उसमें तो कहीं दूर दूर तक ये दिखाई नहीं पड़ते, बिल्कुल। है ना? वो मैंने समझिए कि लेकिन लक्ष्य लेकिन जो है जैसे बड़े बड़े जो चैनल हैं, उन सब का डिबेट कराते करेंगे हैं ये लोग। करेंगे करेंगे, क्योंकि चैनल के पास जो है अब विवेक नहीं है। उसका केवल एक उद्देश्य है, किसी तरह कमाओ, और कमाने के लिए आप कुछ पैदा करो, इस तरह का द्वंद्व पैदा करो, इस तरह के माने जहरवाद पैदा करो, जिससे लोग उससे आकृष्ट हों। तो ये टीआरपी बढ़ाने का जो है, उससे कविता से कोई लेना देना। आप जब तक दूरदर्शन, उससे पहले आकाशवाणी, हम लोग जो है आकाशवाणी के प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल। उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि अगर उसके पास कविता नहीं है तो आकाशवाणी में चला जाए, बुलाया नहीं जाता था। दूरदर्शन ने भी इस परंपरा को निभा किया, बाद में थोड़ा सा उसमें भी डाइल्यूट हुआ। तो प्राइवेट है, उनका तो कोई न कॉन्सेप्ट है, कोई कुछ है, जितने वो वाह वाह भाई, क्या तो क्या क्या सब, वो मनोरंजन। आप ऐसा कब तक समझते हैं कि जब तक जैसे आकाशवाणी में और दूरदर्शन में बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार होते थे, कब तक आप ये समझते हैं कि कब तक जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का दौर कब तक अच्छा रहा? 1980 तक रहा, 1980 1980-85 तक हम्म, ये दौर रहा, जब उनका वर्चस्व, जब ये जो प्राइवेट चैनल जो हजारों मुखी, सहस्त्रमुखी चैनल शुरू हुए, वहाँ से क्षरण शुरू हुआ, कविता का चरण शुरू कविता हुआ। कला सबका क्षरण।
किस कलाकार को आप देखते हैं प्राइवेट चैनलों पर? हुँ, किसी को नहीं देखते हैं। हुँ, वही आता है जो कि मनोरंजन आपका करे, जो कर ही कर सके। हुँ, तो ये जो अंतर आया है, देखिए हुँ, कुछ चीज़ें तो सरकार ने सबसे बड़ी जो गलती की है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, वो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को मैंने बरकरार नहीं रहने दिया। जी, उसको पान की दुकान बना दिया कि तुम अपना कमाओ खाओ। अगर तुम्हारे उसका परिणाम क्या हुआ हुँ, कि आकाशवाणी दूरदर्शन की भी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसे लोग अ, बुलाए जाने लगे जो स्पॉन्सरशिप दिलवा सके, बिल्कुल सही। पैसा हुँ, दिलवा सके, तो हुँ, वो कवि है। हुँ, अब हम लोग कहाँ से पैसा दिलवाएंगे? हुँ, हम लोग तो कंपनी नहीं चलाते। हुँ, ये जो खतरा हुआ उसके कारण अब मुझे नहीं लगता कि इस मीडिया के माध्यम से हुँ, कोई बड़ा कवि पैदा होगा। बिल्कुल सही। हुँ, नहीं होगा, हुँ, क्योंकि तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है और एक रास्ते में चलना पड़ता है धैर्य के साथ। हुँ, वो खत्म हो गया। हुँ। अच्छा, आपकी अभी तक कितनी रचनाएँ हुई, कितनी किताबें आपने रची होंगी और क्या लगता है कि आप अपने से संतुष्ट हैं जो गीत नहीं, आपने लिखे नहीं, कोई संतुष्टि की और बात नहीं है, इसलिए कि जो हुँ, परिस्थिति है और उसी में चलना है हमको। हुँ, तो जो लिखे हैं वो भी बेतरतीब हैं। जो गीत का मतलब होता है, चाहे भक्त भक्त कवि ही क्यों न हो, उनके गीतों को अगर वैष्णव गायकों ने न गाया होता समाज में आकर के, तो वो नहीं रह पाते, हमारे तक नहीं हुँ, पहुंच पाते। हुँ, वो माध्यम नहीं है इसलिए। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हुँ, हिंदू हिंदू की बात करते हैं ये आरएसएस वाले, जी, लेकिन वो इस महीन बात को नहीं पाते कि ये हिंदू हिंदू तो खाली हल्ला से नारे से नहीं होगा। हुँ, इन चीज़ों की रक्षा करनी पड़ेगी आपको। साहित्य की अच्छे रचना की जरूरत अच्छे साहित्यिक मूल्य के गीतों को आप अच्छे गायकों से गवा करके समाज में लाइए। ये निर्माणात्मक रूप बिल्कुल, करिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने से नहीं होगा कुछ। जी, अब हिंदू मुसलमान करने से आप अपने दीजिए, देखिए देखिए मुसलमान किस तरह से अपने धीरे धीरे अपने हुँ, चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, जी, कैसे योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं, जी, कैसे फिल्मों में हुँ, इस तरह से अपनी वाक़ई संस्कृति में। को, अपनी भाषा को, जिसको हुँ, वो चाहते थे कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भाषा है, हुँ, उसको उन्होंने बढ़ाया। हुँ, और आज हमारे बच्चे जो हैं, हुँ, हमारे घर के बच्चे या अल्लाह कहते हैं। हुँ, ये किसकी देन है? ये हुँ, वही हिंदी फिल्मी। हिंदी फ़िल्मों की। वो तो सफल तो हो गए, आप कहाँ हुँ, रहे? हुँ, आप खाली झाल बजाते रहे। हुँ, हुँ। कल एक झा कार्यक्रम था जनगीतों का जी, दून लाइब्रेरी में था और वहाँ पे चर्चा चली कि जो देशभक्ति के जो गीत थे, हाँ, वो ज़्यादातर जो है मुस्लिमों ने लिखे। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसे आवाज़ दो हम एक हैं, एक उसकी बात हो रही थी वो मेरे ख़्याल से जान निसार अख्तर ने लिखा। हुँ, इसी तरह के कुछ और थे, ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। इस तरह के जो इनकलाबी गीत हुँ, लिखे, वो मुस्लिमों की देन थी। हुँ। हिंदुओं में जो प्रेम धवन थे या प्रदीप वो जो नहीं, गीत था ये तो फ़िल्म की बात कर रहे हैं ना, जी। लेकिन जो हुँ, जयशंकर प्रसाद, जो निराला और इनका जो है उसको कहाँ गायब करेंगे? और इस तरह के तमाम हुँ, पूरा दिनकर साहित्य जो है, हुँ, उसके एक रख दीजिए पूरा सब खत्म हो। देखिए एक टुकड़ा करना, हुँ। टुकड़ा करके पेश करना, अगर यही कहेंगे तो तो उनको वंदे उस तरीके से नहीं गाया गया। ना, नहीं गाएगा। अगर उनको इस तरीके से फैलाया जाता तो बिल्कुल चलता, बिल्कुल चलता। तो और उसका कारण ये भी जी, रहा, जी, देखिए गज़ल की बात मैं कर रहा हूँ और जी, गीत की बात कर रहा जी। हूँ। गज़ल को मुग़ल काल से ही एक परंपरा मिली उसको गायन की, हुँ, हुँ, यानी पिच सड़क बनी हुई थी। हुँ,
हिंदी गीतों की पगडंडी ही बनी थी, उसको पिच बनाने वाला कोई शासक नहीं आया। हम्म, ठीक है, तो शासक जो आए वो भी भक्ति गीत ही गाते रहे, भजन ही करते रहे, कीर्तन ही करते रहे। इस तरह के जो साहित्यिक गीत आए उनको लेकर के समाज में जाने वाला मुझे नहीं लगता कोई आया। हम्म, तो आप जब आया ही नहीं जी, तो उसको कैसे कहें कि नहीं हुआ, प्रभाव कैसे पड़ता है? हम्म, हम्म। अगर उनको उस तरीके से गाया जाता तो आज परंपरा अभी भी समय है, अभी भी समय है, बिल्कुल। अभी भी समय बहुत ज़्यादा नहीं। आप गायक को चुनिए, हम्म, आपके गायक जो है गजल, उर्दू गजल गा करके हम्म, और वाहवाही लूट रहे हैं। हम्म, आपके मन में जरा सा भी एक बार मन में नहीं आया कि हम्म, हम क्यों न इनको हिंदी गीत, अच्छे गीत दें कि इसको लोकप्रिय बनाया जाए? किसी के मन में नहीं है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी की, तमाम दिनकर जी लोग, की जो तमाम कविताएं लोग, थी वो अगर गाई जाती, तमाम लोग। जो देशभक्ति की, तो तमाम गीत उनके थे, तो उसमें बहुत अच्छी खासी चर्चा हुई वहाँ पे। नहीं तो वो एक तरफा था, बहुत छोटा उनका अध्ययन था, जो भी कर रहे थे वो बहुत मामूली। हम्म, जैसे कि आप भारत का जी, वर्णन कर रहे हो, गोवा का वर्णन करके रहे हैं। जी, तो जो गोवा की स्थिति है वो उन गीतों की जिसकी चर्चा वो कर रहे थे, हम्म, वो उसकी स्थिति इतनी ही छोटी है। हम्म, इसी बात। हम्म, आप उसको नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा वही है राष्ट्रीय, हम्म, राष्ट्रीय। वो नहीं था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।